विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं विलायत न्यूज़। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इसराइल से आ रही एक बेहद अहम खबर के साथ। ईरान अमेरिकी और इस्राएली ड्रोन को निशाना बनाने और कंट्रोल करने में सक्षम। ईरान की मिलिट्री पावर के साथ साथ उसकी तकनीक और साइबर क्षमता ने साम्राज्यवादी धड़े की नींदें उड़ा रखी हैं। तकनीक और टेक्नोलॉजी के मैदान में ईरान का लोहा मानते हुए अब क्लियर स्काई के सीईओ ने कहा कि ईरान अमेरिकी और इस्राएली ड्रोन को निशाना बनाने और उन्हें कंट्रोल करने में सक्षम है। साइबर सिक्योरिटी कंपनी क्लियर स्काई के सीईओ ने कहा कि ईरानी हैकर्स इस्राइल और अमेरिकी ड्रोन को कंट्रोल करने में कामयाबी हासिल करने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। ईरान सभी क्षेत्रों में अपनी साइबर क्षमताओं को बढ़ा रहा है। वो ड्रोन को हैक करने और डे ज़ीरो हासिल करने की कोशिशों में लगा हुआ है। बता दें कि अभी तक रूस, चीन और अमेरिका के पास ही ज़ीरो डे तकनीक है। इस तकनीक की मदद से दुश्मन के बुनियादी ढांचे समेत किसी भी टारगेट को नाकारा किया जा सकता है। एक ज़ायोनी थिंक टैंक में ईरान के बारे में बात करते हुए क्लियर स्काई के सीईओ ने दावा किया कि ईरान ने हाल ही में अल्बानिया के खिलाफ सफल साइबर हमले करते हुए इस देश के पूरे इंटरनेट सिस्टम को बेकार कर दिया। ईरान के ये हमले ठीक उस समय हुए थे जब अल्बानिया ईरान विरोधी गुटों की कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करने वाला था। क्लियर स्काई के सीईओ डोल्फ ने कहा कि ईरान ने कई बार हमारे बुनियादी ढांचे समेत इस्राएली मीडिया को हमलों का निशाना बनाया है, लेकिन ये खबरें कभी खुलकर सामने नहीं आईं। ईरान अपनी ताकत को छुपाकर रखने के लिए जहां इन बातों का प्रचार नहीं करता, वहीं इस्राएली सरकार अपमान और शर्म से बचने के सबब ये खबरें छुपा जाती है। गौरतलब है कि कुछ समय पहले ही हिब्रू मीडिया ने खबर दी थी कि इस्राएल के लिए कारिश गैस फील्ड में ड्रिलिंग और गैस निकालने के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश कंपनी एनर्जियन की वेबसाइट हैक कर ली गई है। इस्राएली मीडिया ने खबर देते हुए कहा था कि इराक में बैठे हैकर्स ग्रुप ने इस कंपनी को कामयाबी के साथ हैक करते हुए इस्राएल में गैस सप्लाई सिस्टम को नाकारा कर दिया। अगली खबर के लिए रुख करेंगे सऊदी अरब का, जहां एक सोची समझी साजिश के तहत जवानों को नशे की दलदल में धकेला जा रहा है। सऊदी जवानों को साजिश के तहत नशे की दलदल में धकेल रहे हैं बिन सलमान। सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान की सत्ता पर पकड़ जैसे जैसे मजबूत होती गई, सऊदी अरब का समाज नशे की दलदल में डूबता चला गया। और ये कोई हादसा या संयोग नहीं था, बल्कि ये सब हुआ मोहम्मद बिन सलमान की सोची समझी साजिश के तहत। जियोपॉलिटिकल फ्यूचर की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी जवानों को उनके अधिकारों और मांगों तथा राजनीति से दूर रखने के लिए नशे का आदी बना दिया। सऊदी सरकार ने देश में बढ़ते नशे के प्रति अपनी जवाबदेही से बचने के लिए इसका आरोप विदेशी तस्करों पर मंड दिया। मिडिल ईस्ट में ड्रग्स का अड्डा नाम से अपनी रिपोर्ट में जियोपॉलिटिकल फ्यूचर ने कहा कि दुनिया का कोई देश ड्रग्स से बचा हुआ नहीं है, लेकिन खाने काबा और मदीने जैसे मुक़द्दस शहरों पर काबिज़ सऊदी अरब मिडिल ईस्ट में ड्रग्स का सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ है। सऊदी अरब में पिछले 10 वर्षों में ये मुश्किल बहुत तेज़ी से बढ़ी है। 2015 से 2019 तक कैप्टागन के रूप में पहचानी जाने वाली एम्फेटामिन टेबलेट्स के 45% मामले अकेले सऊदी अरब में सामने आए। लेकिन सऊदी सरकार इस बात को गंभीरता से लेने के लिए तैयार है और ना ही इस मामले में अपनी गलती को मानती है, बल्कि इन सब का जिम्मेदार ड्रग्स स्मगलरों को मानती है। जबकि सच्चाई ये है कि सऊदी अरब में बढ़ते नशे का जिम्मेदार सऊदी अरब का राज परिवार और पुलिस विभाग है। मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा ड्रग्स की खपत सऊदी अरब में होती है, जबकि सऊदी अरब ड्रग्स के संकट का सामना कर रहे देशों में दुनिया में तीसरे नंबर पर है। ये हाल तब है जब सऊदी अरब में नशीली दवाओं के उपयोग और तस्करी की सज़ा मौत है, लेकिन ये सज़ा सिर्फ आम लोगों पर लागू होती है। राज परिवार के लोगों पर यह कानून लागू नहीं होता। सऊदी अरब के शहरों में 18 से 29 साल तक के जवान लड़के लड़कियों में नशे का क्रेज़ बेहद तेज़ी से बढ़ रहा है। देश भर में पाए जाने वाले नशेड़ियों में
60% लोग 18 से 29 साल के बीच के हैं और इनमें से ज़्यादातर बेरोजगार। नशा करने वाले लोगों में 90% सऊदी मूल के हैं, जबकि 10% विदेशी मूल के वो लोग हैं जो सऊदी समाज की कुल आबादी का 40% हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सऊदी सरकार ड्रग्स स्मगलरों से मिले अरब कबीलों से उलझना नहीं चाहती और इस मुश्किल पर कंट्रोल भी नहीं कर सकती। ऐसे में वो इन सब का आरोप दूसरों के सर मंडकर अपना दामन छुड़ाने की फिराक में रहती है, जबकि सच्चाई ये है कि बड़ी तादाद में सऊदी राजकुमार और अधिकारी इस तस्करी नेटवर्क का हिस्सा हैं। हद ये है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपने ऑफिसर्स पर तस्करों की गैर कानूनी हरकतों की अनदेखी के बदले में रिश्वत लेने के आरोप लगाए हैं। बता दें कि हाल ही में कोयत जा रहा एक सऊदी अधिकारी 16 किलो ड्रग्स के साथ बैरूत एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था। अगली खबर के लिए रुख करेंगे मिडिल ईस्ट का, जहां तुर्की और ईरान ने आतंक के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तुर्की और ईरान का आतंक के खिलाफ अभियान जारी, अमेरिकी अड्डों पर बमबारी, सैकड़ों की मौत। कुर्द आतंकियों के खिलाफ तुर्की ने अपना अभियान तेज करते हुए उत्तरी सीरिया और इराक में कई अड्डों पर भीषण बमबारी की। तुर्की ने अपने अभियान में अमेरिकी अड्डों में रहने वाले आतंकियों को भी हमलों का निशाना बनाया। तुर्की ने सीरिया के हस्का में अमेरिका के उन सैन्य अड्डों को हमलों का निशाना बनाया जिसमें पीकेके आतंकियों को अमेरिकी सेना ट्रेनिंग देती है। तुर्की ने पीकेके आतंकियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आतंकियों से हिसाब बराबर करने का वक्त आन पहुंचा है। तुर्की के रक्षा मंत्री खुलूसी आकार ने सीरिया और इराक में अपने अभियान के बारे में बात करते हुए कहा कि तुर्की ने अपने इस अभियान में 184 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है। खुलूसी ने कहा कि तुर्की की एयरफोर्स ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाते हुए आतंकियों के कई अहम ठिकानों को नष्ट कर दिया है। वहीं तुर्क राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो तुर्क सेना आतंकियों के खिलाफ मोर्चा संभालने के लिए तैयार है। वहीं ईरान ने इराक सरकार और कुर्दिस्तान के अधिकारियों को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि वो अपनी धरती को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें और 10 दिन के अंदर अंदर कुर्दिस्तान में मौजूद आतंकी गुटों से हथियार डलवाते हुए ईरान इराक बॉर्डर पर इराकी सेना को तैनात करे। ईरान ने कहा कि कुर्दिस्तान की ज़मीन को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। इसराइल की बदनाम खुफिया एजेंसी आतंकी गुटों के साथ मिलकर ईरान के कई अहम केंद्रों के खिलाफ साजिश में लगी हुई है। जब तक ईरान इस इलाके से अपने लिए संभावित खतरे को ख़त्म नहीं कर देता, हमारी फौजी कार्रवाई जारी रहेगी। अगली खबर के लिए रुख करेंगे अफ्रीका का, जहां एक बार फिर नाइजीरिया वहाबी आतंकवाद से दहल उठा। नाइजीरिया आतंकियों का कई इलाकों पर हमला, सैकड़ों लोगों का अपहरण। वहाबी आतंकवाद की आग में झुलस रहे नाइजीरिया में एक बार फिर आतंकियों ने कई गांवों पर हमला करते हुए 100 से ज्यादा लोगों को बंदी बना लिया। गार्डियन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार सूचना आयुक्त इब्राहिम दोसारा ने कहा कि नाइजीरिया के उत्तर पश्चिम में 4 गांवों पर हथियारबंद लोगों के हमले के दौरान महिलाओं और बच्चों सहित 100 से अधिक लोगों का अपहरण कर लिया गया। उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया में आतंकी गुटों की ओर से आम लोगों को किडनैप करना आम बात हो गई है। आतंकी गुट इन लोगों को सेना के साथ संघर्ष में मानवीय ढाल के रूप में इस्तेमाल करने और फिरौती की रकम वसूल करने के लिए आए दिन किडनैप कर रहे हैं। सूचना आयुक्त इब्राहिम दोसारा के मुताबिक इससे पहले कानवा इलाके में भी आतंकियों ने 40 महिलाओं और बच्चों को किडनैप कर लिया था। आतंकी गुट इन लोगों को नाइजीरिया एयरफोर्स के हमले से बचने के लिए ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वहाबी आतंकी संगठन ने हाल ही में राष्ट्रपति के काफिले की सुरक्षा टीम पर भी हमला किया था। गनीमत रही कि उस समय राष्ट्रपति बुहारी अपनी टीम के साथ नहीं थे। इस हमले में 2 सिक्योरिटी ऑफिसर गंभीर रूप से घायल हुए थे। उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया इस अफ्रीकी देश के सबसे खतरनाक इलाकों में से एक है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में कम से कम 30,000 सशस्त्र लुटेरे मौजूद हैं। नाइजीरिया सरकार का दावा है कि ये लुटेरे वहाबी आतंकी संगठन बोको हराम के सदस्य हैं। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है।
देश, दुनिया और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहें।